Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and working really hard to achieve your goals. So, shall we start with today's topic? हमने लास्ट क्लास में क्या किया है बच्चों? लास्ट क्लास में हम चैप्टर 6 के कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ कवर कर चुके हैं। उन टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज और क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ कवर कर चुके हैं अपनी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज एंड अपनी कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है जी, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज कवर कर चुके हैं। अब कुछ बची हुई टर्मिनोलॉजीज हैं जो उन सब में हमने नहीं पढ़ी। उन सबको क्या बोलेंगे? उन सबको बोलेंगे हम अपनी अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो आज जो हम कवर करेंगे दैट इज योर अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है जी, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी की सबसे पहली टर्म क्या है? एक्वाइजिशन। एक्वाइजिशन का मतलब करना क्या होता है? एक्वायर करना, किसी चीज़ को अपने कब्जे में लेकर आना। ठीक है, किसी चीज़ को एक्वायर करना, अपने कब्जे में लेकर आना। अगर मैं बात करूं कब्जा करना, तो कब्जा कौन करेगा? जो ताकतवर है। सो वही एक्वाइजेशन के अंदर होता है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन, जब एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कंपनी ले लेती है, टेक ओवर कर लेती है किसको? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करके क्या करेगी? उसे कंट्रोल करेगी, बिजनेस करेगी। कंट्रोल ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, इट इज नोन एज एक्वाइजिशन। अब एक ने दूसरे को एक्वायर किया, अब क्या होगा? इस एग्जांपल के अंदर आइए देखिए, जो ड्राइंग बनी हुई है इसके अंदर एक सबसे बड़ी मछली है, फिर उससे छोटी मछली, फिर उससे छोटी मछली। अब क्या होता है? छोटी मछली को कौन लेगा? उससे बड़ी मछली या उससे बड़ी मछली? ये एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि छोटी मछली जाकर खा जाए बड़ी मछली को, ये नहीं होता, जनरली नहीं होता। तो क्या होता है, आपकी जो बड़ी मछली होती है वो हमेशा छोटी मछली को खाती है। सिमिलरली बिजनेस में क्या होता है? जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो आपके छोटे वीक बिजनेस होते हैं या फिर बहुत ही लेवल में छोटे हैं, उन बिजनेसेस को एक्वायर कर लेते हैं। So in this process of acquisition, one financially strong organization overpowers the weaker one. जो कमज़ोर होता है उसको उठाकर अपने अंदर मिला लिया जाता है। अब इस बड़ी मछली को क्या फ़ायदा हुआ? मार्केट में इसका कंपटीशन ख़त्म हो गया, या फिर क्या हुआ? इसके फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक है, या तो कंपटीशन खत्म कर दिया इसने या डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। तो किसी भी एक्ट से इसने क्या किया? मार्केट से कंपनी को ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया? उसको अपने आप एक्वायर कर लिया। ठीक है जी, चलिए जी। अब बच्चे कुछ बोलेंगे कि मैम मर्जर में भी तो आपने यही बताया था। मर्जर में आपने क्या बताया था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है, इसमें भी एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में मिल जाती है। बट मर्जर इज़ अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मर्जर में क्या होता है? दोनों जने आपस में एक दूसरे से मिलना चाहती हैं। मैंने आपको जब मर्जर करवाया था तो मैंने बोला था एम फॉर मर्जर एंड एम फॉर देयर इज अ टर्म मैरिज। सो मर्जर इज लाइक मैरिज ऑफ कॉर्पोरेट्स। ठीक है, बट एक्वाइजेशन क्या है? एक्वाइजेशन ज़बरदस्ती उठाना हो सकता है, यानी कि ये कंपनी क्या है, छोटी वाली कंपनी भाग रही है उससे, लेकिन वो फिर भी उसे एक्वायर कर लेगा जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें क्या करता है? इसके अंदर ज़बरदस्ती कब्जा किया जाता है। अब ज़बरदस्ती कब्जा भी लीगल तरीके से किया जाता है। लीगल तरीके से कैसा? अब एक कंपनी है, कंपनी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। जब बड़ी कंपनियां, अब इनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, वो धीरे धीरे मार्केट से ही इसके शेयर परचेज करके जब इसके सारे शेयर परचेज कर लेगी तो ये कंपनी क्या होगी? ये कंपनी इस कंपनी के अंदर मिल जाएगी। क्योंकि कंपनी किसकी? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स शेयर कहाँ से परचेज करेंगे? मार्केट से। बड़ी कंपनी अब मार्केट से शेयर अगर परचेज कर जाती है उसके, तो वो क्या हो जाएगी? वो उसकी एक्वाइजिशन हो जाएगी, यानी कि बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। क्योंकि जनरली बड़ी कंपनी के पास पैसों की दिक्कत नहीं होती, लेकिन छोटी कंपनी का बड़ी कंपनी को एक्वायर करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटी कंपनी के पास उतने फंड्स ही नहीं होंगे कि वो बड़ी कंपनी को खरीद सके। ठीक है, क्लियर ये टर्म? सो एक्वाइजिशन का अगर मैं मतलब बोलूँ तो एक्वाइजिशन का मतलब होता है दूसरी कंपनी खरीदना। ठीक है, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मिलाने के लिए खरीद लेती है। चलिए जी, नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म इज बैंक्रप्सी। अब बैंक्रप्सी क्या होता है? आम भाषा में बोलो तो बैंक्रप्सी उस इंसान को बोलते हैं जो बैंक्रप्ट हो गया या फिर जो दिवालिया हो गया। ठीक है, जिसका सब कुछ बिक गया, तो बैंक्रप्ट हो गया। वो बैंक्रप्ट यानी कि कौन है? वो बंदा है जो इकोनॉमिकली सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट है, जिसके पास पैसा है या नहीं है? जिसके पास पैसा नहीं है। सो बैंक्रप्सी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी
अब इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी हो गई, मतलब अब आपके पास कोई भी एसेट बची नहीं है, या फिर अब आप किसी को पैसे देने लायक बचे ही नहीं, यानी कि आपके पास जो कुछ था वो सब कुछ बिक चुका है। तो बैंक्रप्सी इज अ प्रोसेस जिसके अंदर इंसान को बैंक्रप्ट घोषित किया जाता है, यानी कि वेयर इन द पर्सन्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड, जहां पर एक बंदे की पूरी एसेट क्या कर दी आपने, बेच दी, लिक्विडेट कर दी। क्यों लिक्विडेट कर दी? ताकि आप उसकी लाइबिलिटीज, जो भी उसने कर्जा लिया हुआ है, उसको पे ऑफ कर सको विद द हेल्प ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। अब इसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट होते हैं जिसको बैंक्रप्सी ट्रस्टी बोल सकते हैं, या फिर लिक्विडेटर होता है। कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट अपॉइंट करता है। सो बैंक्रप्सी क्या है? बैंक्रप्सी एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान की सारी संपत्ति बेच दी जाती है ताकि उसके ऊपर के कर्जे चुकाए जा सके। तो इंसान बैंक्रप्ट होगा क्यों? जब कर्जा तो इतना ले रखा है, औकात है नहीं पे ऑफ करने की, तो वो इंसान क्या हो जाएगा? वो इंसान हो जाएगा बैंक्रप्ट। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब नाम क्या बता रहा है? एनवायरनमेंट रिलेटेड टू बिजनेस। अब बिजनेस के एनवायरनमेंट दोनों हो सकते हैं, क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब एनवायरनमेंट इंटरनल भी हो सकता है हमारा और एक्सटर्नल भी हो सकता है, बट जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की तो हम क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल वेरिएबल एक्सटर्नल टू अ फर्म बट इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन मेकिंग एंड इन टर्न आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि जो बिजनेस को घेरे हुए है, तो जो बिजनेस को घेरे हुए है दैट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो आपके बिजनेस की पॉलिसीज में चेंज आता ही आता है, मस्ट है, आपके बिजनेस पॉलिसीज में चेंज आएगा। अब जैसे करंट सिनेरियो में देखें, अब एनवायरनमेंट में क्या चेंज है? एनवायरनमेंट में चेंज ये है कि सब कुछ बंद है, सब कुछ लॉकडाउन है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो बिजनेसेस हैं उनकी पॉलिसीज में क्या चेंज आया है? उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया है। ठीक है, चेंज आया है पॉलिसीज के अंदर, स्ट्रेटजीज भी की हैं। अब पहले वो लोग दुकान खोलकर बैठते थे, अब वो दुकान नहीं खोलकर बैठे, अब वो अपना ऑनलाइन स्टोर खोलकर बैठे हैं। अब वो होम डिलीवरी दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोगों के लिए आना पॉसिबल नहीं है आपकी शॉप तक। तो आपने क्या किया? आपने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? बाकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, जहाँ पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सबने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स अगर अच्छे से लगाए हैं तो ये वाला तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्या है ये? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस को करने के लिए कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होती है? तो जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब कि आपके बिजनेस को बिजनेस ओनर से सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि बिजनेसेस की क्या है? बिजनेस इज हैविंग सम सेपरेट लीगल एंटिटी, SL ही है बिजनेसेस के पास। So these are the forms of a business organization where in the eyes of law the business entity is distinct from its owner। यानी कि कॉर्पोरेट फर्म का मतलब क्या हो गया? जहां पर बिजनेस और बिजनेस के ऑनर्स अलग अलग है। ठीक है, तो अब अलग अलग है तो क्या बिजनेस के नाम पर एसेट परचेज की जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हो। क्या बिजनेस के नाम पर लाइबिलिटीज क्रिएट की जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक अलग पर्सन है। अब ये अलग पर्सन है तो क्या इसको नेचुरल पर्सन बोल दें? जी नहीं, ये नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने नहीं बनाया, इसे इंसान ने बनाया है। सो इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लीगल क्यों है? क्योंकि बाय लॉ क्रिएट हुआ है, अपने आप से नहीं बना। लॉ में हमने फॉर्म भरा था तब जाकर ये बना है। सो इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। Thus the liability of business owners can be limited to a predetermined amount। अब बिजनेस क्या है? सेपरेट है। किन से? ओनर से। बिजनेस अलग है जी, ओनर अलग है। तो बिजनेस की जितनी औकात है ना उतना ही लोन दो, उसके ऊपर बैठे मालिकों को मत देखो। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जितनी एसेट होगी सिर्फ उतना ही वो रीपे करेगा आपको। यानी कि अगर बाय चांस बिजनेस की एसेट है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने उसको लोन कितने का दे दिया? मान लो आपने लोन दे दिया जी 50 लाख रुपए का, तो ये जो लोन है अगर बिजनेस मना कर दे मैं नहीं चुकाऊंगा तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिल सकते हैं बिजनेस से, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस की एसेट्स ही इतनी थी। अब कॉर्पोरेट फॉर्म बनाने का यही तो मतलब है, आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। यानी कि जितनी आपके पास एसेट है सिर्फ उतनी ही आप पे ऑफ करोगे, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं लाओगे अपने घर से।
दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, जो हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे. सो कंपनी इज एन आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो कॉर्पोरेट फॉर्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी कंपनीज. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब कॉर्पोरेट मतलब बोले तो हमारी कंपनीज फॉर्मेट वाले, यानी कि जिनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है. अब उनको गवर्न कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि मैकेनिज्म जो है अच्छे से चल रहा है या नहीं, यानी कि उसका जो काम है वो सही से हो रहा है या नहीं. So it is a system of overseeing the affairs of a corporation to ensure that they are conducted in an ethical manner. So corporate governance में हम क्या करेंगे, corporate governance में हम करेंगे कि हम चेक करेंगे कि क्या एक कंपनी का बिजनेस उस सही तरीके से चल रहा है जिस तरीके से वो चलना चाहिए था, यानी कि क्या बिजनेस एक एथिकल मैनर से चल रहा है. ऐसा तो नहीं आप लोगों को वायलेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि लोग कुछ और बोलते हो और आप कुछ और करते हो, बात नहीं मानते हो लोग की. तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, एथिकली काम नहीं कर रहे हैं. आप क्या बन चुके हैं, आप एक डिफॉल्टिंग कंपनी बन चुके हैं. ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन चुके हैं. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेक श्योर करता है कि आप सारे काम लीगली करो, ऑथराइज तरीके से करो, एथिकली करो, एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ करो. द मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड्स. अब क्या क्या है, इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करवाए थे. जब हम लोगों ने कंपनी फॉर्मेट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कंपनी खुद काम नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी तो एक बिल्डिंग है ना, कंपनी तो एक कॉन्सेप्ट है, वो खुद काम कैसे कर सकता है. काम करवाने के लिए उसे बंदे चाहिए. तो बंदे कौन थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपॉइंट होते हैं तो कंपनी के सभी अदर एम्प्लॉयज़ को चेक करते हैं, देखते हैं कि वो काम ढंग से कर रही हैं या नहीं, और सिर्फ देखते ही नहीं, उनको रिवॉर्ड भी देते हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हो. आप अच्छा काम कब करते हो, जब इनाम मिलता है, यानी कि जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे रिकॉग्निशन मिलता है, और जो बुरा काम करता है उसको पनिशमेंट मिलती है. ठीक है, दूसरा क्या है, एक तरीका तो होगा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी लगा दो. दूसरा, जब हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि कंपनीज की ऑडिट होती है, तो उस ऑडिट को बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट. कौन करेगा, अगेन आप लोगों का एरिया है, सीए करते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट. जब आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करते हो अकाउंट्स की, तो वहाँ के लोगों में डर बना रहता है, क्या यार ऑडिट में ना पता चल जाएगा कि मैंने घपला किया है, सी आके चेक करेगा. तो वहाँ पर जब ऑडिट चलती है तो सामने वाला बंदा गलती करते हुए, फ्रॉड करते हुए 10 बार सोचेगा. तो इंडिपेंडेंट ऑडिट की वजह से भी माना जा सकता है कि आपके अफेयर्स एथिकल मैनर में चल रहे हैं. बिल्कुल. नेक्स्ट क्या है, reporting of the performance to the markets and the business media. All these are example of system of corporate governance. अब जब हम लोगों को याद करो, जब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, कुछ बिजनेस रेगुलेटर्स पढ़े थे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कंपनीज को रिपोर्ट देनी पड़ती है, ये बताना पड़ता है, कोई नया एग्रीमेंट करोगे तो सीसीआई को बताना पड़ता है. यानी कि कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो आपको कुछ अथॉरिटीज़ को क्या देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. तो ये रिपोर्टिंग इंश्योर करती है, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे आपको पता है वो काम मुझे गवर्नमेंट को बताना है या पर्टिकुलर रेगुलेटर को बताना है. कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको पब्लिश करवाने पड़ते हैं इन द न्यूज़पेपर. सो जब ये सारे एक तरीके से काम होगा तो क्या, तो आप गलतियां करने से डरोगे कि नहीं डरोगे. क्यों, क्योंकि भाई मेरी रिपोर्ट जाएगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट रिपोर्ट चेक करेगी, तो आप सोचोगे कि मैं जितना हो सके उतना सही तरीके से काम करूं. एक मोरल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो बहुत पॉसिबल क्या है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल ये है कि शायद आपका काम अप्रूव ही ना हो, गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे आपकी एप्लीकेशंस को, या फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे. तो जब इस तरह का डर होता है ना, तो इंसान खुद ही गलत काम करने से बचता है, एथिकली तरीके से काम करता है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेक श्योर करने के लिए बड़े सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपके काम को चेक करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं. सो ई कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स विच कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अपने इंटरनेट से, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से या फिर अपनी गैजेट से आप यूज़ करके जब इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार करते हैं, ऑनलाइन सेल परचेज़ करते हैं. तो जैसे कि आज के टाइम पर कौन कौन है, अमेज़ोन है, ये सब क्या है, आपको ई प्लेटफॉर्म देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. बाकी हम इसे अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, यानी कि लास्ट वो ऑनलाइन क्लासेस की थी तो वहाँ एक टर्म था हमारा ई कॉमर्स, तो हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ई फाइलिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग. अब ये जो ई फाइलिंग है ना, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, प्यारा क्यों है,
बताती हूँ, इसी के ज़रिए हम बड़े सारे काम करते हैं, यानी कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं सीए सीएस उनके जीवन में ई फाइलिंग का बड़ा महत्व है। अब फाइलिंग का मतलब क्या है? ई फाइलिंग के अंदर एक टर्म है फाइलिंग। अब फाइलिंग क्या होती है? फाइलिंग होती है जी किसी चीज़ को फाइल करना, यानी कि सबमिट करना। ठीक है, अब क्या सबमिट करना है हमें? अब चैप्टर नंबर 5 याद करो। ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉडीज थी उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स मांगी थी हमसे, एप्लीकेशंस मांगता है टाइम टू टाइम, जो काम करोगे भाई उसकी खबर देनी पड़ेगी। तो वो जो खबर देनी है उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कि इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन लिख के मुझे सबमिट करवा देना या मुझे फाइल करवा देना। अब आजकल का स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्मार्ट दौर चल रहा है, तो स्मार्ट दौर में हम लोग वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एनवेलप में डाल के धक्के खाकर वहाँ ऑफिस में जमा करवाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, साइट खोलते हैं, उसको स्कैन डायरेक्टली जमा करा देते हैं, पीडीएफ जमा करवा देते हैं। सो हम लोग ई फाइलिंग करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि मेजरली गवर्नमेंट ने भी क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन कम करें और ई बेस्ड ट्रांजेक्शन ज़्यादा करें। तो ई फाइलिंग को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आफ्टर 2006 ई फाइलिंग जो है वो कंपलसरी हो गई थी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट ई फाइल भी करना होगा अगर आप उसको फिजिकली सबमिट भी करवाती हैं तो ये जो ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा प्यारा सा है। तो इसमें क्या हुआ, इज अ सिस्टम ऑफ फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी है, किसने, रेगुलेटर ने मांगी है, गवर्नमेंट ने मांगी है, किसी ने भी मांगी है, तो इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना यानी कि फाइल करना। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे कि टैक्सेशन के लिए आपकी टैक्स वाली साइड है, अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी आपको बनानी है तो उसके लिए आपके पास एमसीए की साइट है, जीएसटी के लिए जीएसटी पोर्टल है आपके पास, तो काफ़ी सारी साइट्स हैं हमारे पास। जब आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करोगे तो इनके साथ गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, यानी कि GPL, ये 3 टर्म है हमारे पास। ठीक है, GPL बोल लो या LPG बोल लो, तीनों टर्म्स हैं हमारे पास। अब ये क्या है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स जब आए थे इन 1991, उसके बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब ये हैं क्या? अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, नाम क्या बता रहा है, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब दुनिया। अब दुनिया को एक कर दिया इसने। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है, पूरी दुनिया को एक मार्केट क्रिएट कर दिया। सो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम लोगों ने बैरियर्स हटा दिए कि आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, आप वैसे ट्रेड नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल। अब क्या होता है कि पैसा वहाँ से यहाँ भी बहता है और यहाँ से बाहर भी बहता है, यानी कि इंडिया वाला बंदा चाहे तो फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकता है और फॉरेन वाला बंदा चाहे तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, सो अब कैपिटल को इधर से उधर कर सकते हैं। ये परमिशन कहाँ से मिली? ग्लोबलाइजेशन से। एक देश से दूसरे देश में जाने के बाद व्यापार कर सकते हो आप, ये परमिशन कहाँ से मिली? हमें ग्लोबलाइजेशन से मिली। सो ग्लोबलाइजेशन ने किया क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पे जो हमारी सरकार ने बंदिशें लगा दी थी कि अब हम फॉरेनर से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, फॉरेनर्स के साथ व्यापार नहीं करेंगे, उसको हटाया गया। क्यों हटाया गया? जब 1947 में यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब चीज़ों पर रोक लगाने लगी, सब चीज़ों के ताले बंद करने लगी। फिर गवर्नमेंट को लगा यार मैं सारे ताले बंद कर रही हूँ तो फिर मेरे पास पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि देश तो गरीब हो चुका था। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का जब डर खुला, इसने पॉलिसीज़ बनानी स्टार्ट की, बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो 1991 के बाद इसने अपने दरवाजे वापस ओपन कर दिए फॉरेन ट्रेड के लिए। ठीक है, तो 1991 के बाद क्या आया हमारे पास? ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है जी, एक तो क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन आ गई, यानी कि पूरे दुनिया को इंटीग्रेट कर दिया गया, पूरी दुनिया को एक इकोनॉमी बनाने का काम किया ग्लोबलाइजेशन ने। आगे क्या किया? आगे आया जी हमारे पास प्राइवेटाइजेशन। नाम बता रहा है कि प्राइवेट कर दिया गया चीज़ों को। अगेन वही, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया था। नहीं, ये भी गवर्नमेंट का है, वो भी गवर्नमेंट का है, ये भी गवर्नमेंट का, प्राइवेट में कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि प्राइवेट लोग धोखा देते हैं। ठीक है, इसने सारी चीज़ों को क्या किया? नेशनलाइज किया। तो आफ्टर नेशनलाइजेशन इतनी चीज़ें संभली नहीं तो लॉस खाने लगी वो एंटिटीज़। अब जब लॉस खाने लगी हैं तो गवर्नमेंट को रिकवर तो करना ही है। तो एक पॉलिसीज़ बनाई गई कि मैं कुछ चीज़ों को क्या कर दूंगी? प्राइवेट कर दूंगी।
यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में डाल दूंगी, प्राइवेट लोग उस चीज़ को खरीद लेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स जाने और उनका जाने काम, गवर्नमेंट अपनी छुट्टी कर जाएगी। सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग विद द स्टेट ओनरशिप। डिस्पेंस करना मतलब छुटकारा पाना, यानी कि अपनी वैल्यू को रिलीज कर देना। सो डिस्पेंस किया विद द स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। वन ऑफ वे ऑफ डूइंग दिस कुड बी बाय वे ऑफ लिस्टिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्राइवेट पब्लिक जो हमारी कंपनीज थी उनके शेयर्स को फ्रीली मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फ्रीली ट्रेड करेंगे तो पब्लिक खरीद, आम जनता खरीद सकती है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर खरीद सकता है। जब कोई प्राइवेट प्लेयर उसको खरीदेगा ना, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली पब्लिक के होल्ड से छूट कर कहाँ आ जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। क्योंकि कंपनी की ओनरशिप कौन डिसाइड करेगा, किसकी है, जिसके पास शेयर्स। अब शेयर्स ही बेच दिए तो यानी कि आपने ओनरशिप बेच दी, ओनरशिप बेच दी तो चीज़ें क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। यानी कि जब आपने आम पब्लिक या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी चीज़ बेच दी तो वो प्राइवेट हो गई ना। अब वो उस बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसने उसे परचेज किया है। अब वो उस बिजनेस के साथ चाहे जो करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आवर लिबरलाइजेशन। अब लिबरल छोड़ना, लिबरल का मतलब होता है ढीला। अब लिबरल छोड़ देना किसी चीज़ को, यानी कि जब आपके ऊपर आपने काम किया, काम करते करते आपके ऊपर तरह तरह के रूल्स लगा दिए, रेगुलेशंस लगा दिए, सांस लेना भारी कर दिया, तो भैया आप बिजनेस नहीं करोगे। कहोगे या तो मैं तुम्हारे ये रूल्स रेगुलेशंस ही फॉलो करता रहूँ या मैं बिजनेस पे ध्यान दे लूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगा एक्चुअल में मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस लगा दी हैं लोगों पर, तो धीरे धीरे उस फाउंडेशंस को रिलीज थोड़ा सा लोगों को फ्री करना स्टार्ट किया, ताकि जो मार्केट है उसमें बिजनेसेस बढ़ सकें। जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ईजिंग ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को क्या किया, कम कर दिया गया, ईज कर दिया गया ओवर द प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी। It is often contrasted with the license and permit era where the business had to obtain government license and permissions। यानी कि कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर गवर्नमेंट का आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, वो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रद्द कर दी गई, कुछ छूट दी गई कंपनी को ताकि छोटे छोटे बिजनेसेस आ सके मार्केट में, ठीक है, टू स्टार्ट और ग्रो अ बिजनेस, ताकि आप एक बिजनेस को पहले नर्चर तो कर सको, एक बिजनेस स्टार्ट तो कर सको। Liberalization is one of the three pillars of new economic policies of the government of India since 1990s। ये जो एक्चुअल पॉलिसी आई थी आपकी NEP, वो आई थी आपकी 1991 के अंदर, ठीक है। 1990s यूज़ कर रहा है, ये कम्प्लीटली 1990 नहीं कर रहा है, यानी कि 1990s के अंदर ये चेंजेस आए थे, इसके कहने का मतलब ये है। सो द अदर टू पिलर्स आर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हम अभी रीड करके आ चुके हैं। दैट इज वाई द NEP इज नॉन एज LPG या GPL, where GLP respectively imply globalization, liberalization and privatization, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द टर्म गुडविल। नाउ गुडविल यानी कि आपकी जो रेप्यूटेशन है उसकी वैल्यू, ठीक है। गुडविल क्या है, गुडविल इन अकाउंटिंग इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंपनी पेज व्हेन इट बाइज द एसेट ऑफ अनदर। जैसे कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसकी जो एसेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अब XYZ ABC को खरीदना चाहती है और वो इसे 12 लाख रुपए देने को तैयार है, कहती अपना बिजनेस मुझे सेल कर दो और बदले में 12 लाख दे दो। एसेट कितने की थी, 10 लाख की, दे कितने रही है, 12 लाख। कितने एडिशनल दे रही है, 2 लाख रुपए एडिशनल दे रही है। तो जो 2 लाख रुपए एडिशनल है ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि इसकी मार्केट में इतनी पहचान है कि इसे अपनी एसेट से ऊपर की वैल्यू मिल सकती है, इसने अपनी अच्छाई कमाई है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो एंड द बुक वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स, समटाइम्स रियल गुडविल इज अ कंपनीज गुड रेप्यूटेशन, द लॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर एंड सो ऑन। तो रियल गुडविल क्या होते हैं, कंपनी की रेप्यूटेशन होते हैं कि कंपनी कितना अच्छा रेप्यूटेशन कमा रही है, लॉयल्टी कितनी है कस्टमर्स की, यानी कि अगर मैं इस कंपनी के नाम का प्रोडक्ट मार्केट में उतारूं तो कितने कस्टमर इसे परचेज करने के लिए आएंगे, यानी कि क्या इस कॉम्पिटिटिव पोजीशन होल्ड करता है। अगर एक प्रोडक्ट है ABC ने निकाला मार्केट में, ठीक है, इसका प्रोडक्ट है, अब कस्टमर जो है सिर्फ इसी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट नहीं होता, तो कस्टमर क्या है, ABC के प्रोडक्ट के लिए लॉयल है।
तो जब इसका कस्टमर लॉयल है तो आप यहाँ से बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जब भी एबीसी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में निकालती है तो कस्टमर सबसे पहले एबीसी के प्रोडक्ट की तरफ भागता है। तो जब ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो इस कंपनी की गुडविल तो आराम से इंक्रीज हो सकती है ना। कोई भी बिजनेस, अदर बिजनेस इसको खरीदने के लिए आराम से इसकी नेटवर्थ के ऊपर का पैसा देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसने मार्केट में अपनी रेप्यूटेशन बनाई है, मार्केट में कस्टमर को लॉयल किया है, यानी कि कस्टमर इस ब्रांड के साथ खुश हैं। तो इस क्वालिटी को ही गुडविल कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ की कुछ बेसिक फैसिलिटीज़, यानी कि इट मीन्स द बेसिक फैसिलिटीज़ दैट इज़, अब जैसे कि हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो हमें क्या चाहिए? बिल्डिंग्स चाहिए, हम काम करते हैं तो लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए। तो क्या है? वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो हमें ऑपरेशंस के लिए चाहिए। ठीक है, that is building, road, power supply needed for the operation of the society or the enterprise. For example, the firm infrastructure can be factory, office, warehouse, etc. यानी कि आपको अपने बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, दोज आर इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए सेकेंड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड द बाय प्रोडक्ट। अब जॉइंट यानी कि जो जॉइंटली बनता है, बाय जो कि लेफ्ट ओवर है, यानी कि लास्ट में ऐसे ही बन गया। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज बाय प्रोडक्ट। जॉइंट नाम बता रहा है जो जॉइंट होके बना, यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, usually requiring further processing each product unit in such proportion that no single product can be designed as a major product। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो उससे ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, और ये जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट है ना, इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेस रेलिवेंट, ये लेस, ये लेस, ये लेस, नहीं, सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जब एक प्रोसेस से दो मेजर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उन मेजर प्रोडक्ट्स को बोला जाता है क्या? कि वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और इसकी काउंटिंग दो या दो से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रूड ऑयल को प्रोसेस करूं, क्रूड पेट्रोलियम को प्रोसेस करूं, तो मेरे पास निकल सकती है ऑयल, गैस लाइन, फ्यूल, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, पैराफिन, कोल तार, एस्फेल्ट, केरोसिन, एंड ये सारे प्रोडक्ट किससे निकले? जब मैंने क्रूड पेट्रोलियम को प्रोसेस किया। तो यानी कि जब आप क्रूड पेट्रोलियम को प्रोसेस करते हो तो अलग काइंड्स ऑफ ऑयल, फ्यूल्स आपके निकलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स निकलते हैं, और उन सब की मार्केट वैल्यू अच्छी है। यानी कि ऐसा नहीं बोल सकती कि इसका मेन प्रोडक्ट तो ये है, बाकी तो ऐसे ही साइड बाय साइड बन गए। वो साइड बाय साइड वाले नहीं हैं, ये एक्चुअल में साथ में बने गए हैं और सबना अपना रेलिवेंस है इनका। ठीक है, नाउ व्हाट इज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या है? जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, यानी कि जो बच गया तो इसलिए प्रोडक्ट बन गया। अब जैसे कि एक लकड़ी की इंडस्ट्री है, या फिर एक खाती वुड कटर वाला काम है जो, ठीक है, कारपेंटर का काम है, उसने क्या किया? पूरा काम कर लिया लकड़ी का। ठीक है, बाद में ना वो कुछ बचता है जिसको हम बोलते हैं क्या? लुगदी सी बचती है बाद में, यानी कि जो लेफ्ट ओवर बचता है, डस्ट बचता है, वो डस्ट क्या है? वो डस्ट आपका रहता है बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी की फर्नीचर की वैल्यू है। आपने लकड़ी को घिस घिस के फर्नीचर बनाया, बाद में जो बचा, चूरा सा जो आपका बचा, यानी कि बुरादा बोलते हैं उस चीज़ को, तो वो जो बुरादा बचा, वो बुरादा क्या है? वो बुरादा आपका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है जी, यानी कि सो डस्ट फ्रॉम द टिम्बर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या बोलता है? एक और इसका एग्जांपल है आपका मोलेसेस इन द शुगर इंडस्ट्रीज। जब आप गन्ने को प्रोसेस करते हो शुगर बनाने के लिए, तो लास्ट में आपके पास मोलेसेस बचते हैं, गुड़ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो गुड़ बचता है आपके पास, वो क्या है? उसका बाय प्रोडक्ट है। दोनों की वैल्यूज़ में फ़र्क होता है, दोनों को एक दूसरे के दोनों की वैल्यूज़ में फ़र्क होता है, एक को सुपीरियर और एक को इन्फीरियर माना जाता है। ठीक है, सो ये क्या है? बाय प्रोडक्ट इमर्जेज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट बनाते बनाते जो वेस्ट बचा, उस वेस्ट को मैं दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। इट मीन्स जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, यानी कि जब मेन प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में जो लेफ्ट ओवर बचा, उसे सेकंड प्रोडक्ट के जैसे अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो वो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ सेकंड प्रोडक्ट इज़ माय बाय प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज़ को प्रोसेस में तब करता हूँ कि उससे अलग अलग चीज़ें मैं निकाल सकूँ। यानी कि मुझे पता है कि इससे मुझे ऑयल भी निकलेगा, इससे मुझे ल्यूब्रिकेंट्स भी मिलेंगे, कोल भी मिलेंगी, और उन सब की वैल्यू अलग है, और वो लेफ्ट ओवर नहीं है। वो क्या थे? सब एक चीज़ में मिक्स थे और उसको अलग अलग छाटना था। तो वो सब चीज़ें क्या बनी हमारी? वो सब चीज़ें बनी जॉइंट प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लॉजिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज लॉजिस्टिक्स?
लॉजिस्टिक्स एक इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स टर्म एक इंडस्ट्री के लिए यूज होता है जो क्या देती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देती है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमें देगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करता क्या है, सामान को इधर से उधर करता है। सो मूविंग ऑफ सप्लाईज टू द प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर रिस्पेक्टिव मार्केटिंग, यानी कि ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है जिसके अंदर वो सप्लाई को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेकर जाती है। तो वो प्रोसेस कौन करती है, वो लॉजिस्टिक्स कंपनीज प्रोसेस करती हैं। अब लॉजिस्टिक्स दो तरीके का हो सकता है, वैसे तो लॉजिस्टिक्स को लॉजिस्टिक्स ही बोला जाता है, बट इनके नेचर को देखकर, यानी कि किस प्रोडक्ट को उठा रही हैं उसके अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अब इन क्या आएगा, इन हमेशा आएगा रॉ मटेरियल, यानी कि इनबाउंड रिप्रेजेंट इनपुट्स, आउट क्या जाएगी, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट्स है उसी को मार्केट में भेजेंगे। तो आउटबाउंड इज फॉर आउटपुट्स, यानी कि जब आप इनपुट मंगवाते हैं तो उसे बोला जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, और जब आप अपने प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में भेजते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड अनबाउंड। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट इज मिशन एंड विजन। मिशन एंड विजन हम कर चुके हैं। सो मिशन क्या बताता है, मिशन बताता है कि अपने विजन को फुलफिल करने के लिए क्या करना है, यानी कि वट वी डू एंड हु वी आर, हम क्या हैं और हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने विजन को फुलफिल करना है, वो क्या बताता है, वो आपका मिशन बताता है। यानी कि मिशन चलता है आपके प्रेजेंट में और विजन चलता है आपके फ्यूचर में। ठीक है जी, चलिए डिटेल में हम लोग कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में, तो यहाँ पर नहीं करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पेस्टल। अब ये जो वर्ड है पेस्टल, ये हमारे सेकंड चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, डिटेल में तो हम सेकंड चैप्टर में ही करेंगे। यहाँ पर ये सिर्फ बताने के लिए आया है कि जो पेस्टल है वो डील करता है मैक्रो एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है जी, मैक्रो एनवायरनमेंट के साथ डील करता है, और मैक्रो एनवायरनमेंट में भी किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पी बोले तो पॉलिटिक्स, ई बोले तो इकोनॉमिक्स, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, ई फॉर एनवायरमेंटल, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, बाकी इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर में, यहाँ इसे कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, नेक्स्ट क्या है, प्रोप्राइटरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोप्राइटरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, अब ऐसे फॉर्म्स जो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करे, यानी कि उनके पास क्या ना हो, उनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी ना हो। So these are the form of business organization where the law doesn't distinguish between the business as a separate entity distinct from its owner. अब मेजर क्या थे, सिंगल यानी कि सोल प्रोप्राइटर लगा लो आप, या फिर आप अपना क्या लगा लो, पार्टनरशिप फॉर्म लगा लो। उनके पास क्या नहीं था, उनके पास SLE नहीं थी, यानी कि उन बंदों की क्या थी, उन बंदों की लायबिलिटीज अनलिमिटेड थी। जिसके पास SLE नहीं उसकी लायबिलिटीज कैसी, unlimited. So consequently the liabilities of the business are considered as the personal liabilities of the owners, sole proprietor, and the partnership may be cited as per the best representative example of proprietary form of business organization. तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को मैं बोल सकती हूँ कि वो प्रोप्राइटरी के एग्जाम्पल्स हैं, प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर, सो कॉर्पोरेट फॉर्म के एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था हमने, कंपनी पढ़ा था। प्रोप्राइटरी फॉर्म में क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिटर्न एंड रिस्क। अब नाउ व्हाट इज रिटर्न एंड व्हाट इज रिस्क। रिटर्न बदले में कुछ मिलता है, इनकम आती है हमारे पास। रिस्क, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क जुड़ा होता है, जितना इन्वेस्ट किया उतना रिकवर ना हुआ तो। ठीक है, सो देयर आर द टू साइड्स ऑफ अ बिजनेस आउटकम्स पर्टिकुलरली फॉर द ओनर्स एंड जनरली फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। यानी कि बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डाला, तो दो ही चीज़ें होंगी, रिटर्न मिलेगा या तो, या फिर उसमें रिस्क एसोसिएट होगा। सो इंडिविजुअल एंड बिजनेस इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स दैट मे बी सिंपली कॉल्ड प्रॉफिट्स। अब कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो ये तो सोचेगा नहीं कि मुझे लॉस होगा, तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जी रिटर्न्स मिलेंगे, इनाम मिलेगा हमें।
तो ये जो इनाम होता है इसको बिजनेस टर्म में क्या बोला जाता है, प्रॉफिट बोला जाता है। सो हाउ एवर दीज एक्सपेक्टेशंस में नॉट ऑलवेज रियलाइज एट ऑल और फुली, लेकिन हमने जो सोचा वो वैसा ही हो इसके चांसेस हैं, 100% तो नहीं है। तो ये रियलाइज हो भी सकता है कंप्लीटली और नहीं भी हो सकता। सो द नॉन पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड रिस्क। अब मैंने जो सोचा वो उसका एग्जैक्टली पूरा ना होना, यानी कि जितना पोर्शन नहीं रियलाइज हुआ, जो इनकम मुझे नहीं मिली जो मैंने सोची थी, तो उस पार्ट को क्या बोला जाएगा, उस पार्ट को बोला जाएगा रिस्क। So in certain investments, such risks are non-existent or so low as to label this risk as free investment। यानी कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो किसी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बोल ही नहीं सकते, रिस्क तो हर जगह है। For example, if a person deposit his or her savings in a saving bank account of recurring deposit account or a fixed deposit account of a bank, the returns are almost assured. But most other investment, more so investment in a business entails risk। अब क्या बोलता है, पैसा घर में रखा, बैंक में रखा, बैंक वाला पैसा हम बोल सकते हैं कि रिस्क फ्री है, सिक्योर्ड है, क्योंकि इसमें हमने डिपॉजिट करवा दिया। लेकिन मैंने मार्केट में लगा दिया, कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट कैसे चलती है, स्मूथ चलती है या ऐसे 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 फ्लक्चुएटेड मार्केट चलती है, ऐसे वाली मार्केट चलती है। अब ये जो ऐसे ऐसे मार्केट चल रही है, हो सकता है मैंने पैसा यहाँ लगाया अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तो रिस्क है भैया, पैसा लगाया उसके अंदर रिस्क है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है। Thus, those who undertake the risk expected commensurate return as well. Thus, the cliche higher the risk, higher the return. So ये जो एक टर्म है, क्लीचे मतलब एक फेमस टर्म है, higher the risk, higher the return। अब आपने कोई यहाँ पर रिस्क नहीं लिया तो बैंक में जो पैसा है वो स्टेबल पड़ा रहता है, बहुत ही नॉमिनल सा आपको इंटरेस्ट मिलता है। पर कैपिटल मार्केट में मान लो यहाँ पैसा लगाया, ठीक है, हो सकता है डाउन चला जाए, हो सकता है अप चला जाए, डाउन अप डाउन, तो कितने भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। यहाँ पर पैसा लगाया था, यहाँ पहुँच गया, इतना अप चला गया। सो ये कैसे चला गया, क्योंकि आपने रिस्क ज़्यादा लिया था, ठीक है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अब इस मार्केट में तो पैसा डूब भी सकता था, ज़ीरो भी आ सकता था, इतना नीचे भी आ सकता था, तो जितना ज़्यादा रिस्क लिया उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बिना रिस्क के अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न भी नील के बराबर मिलता है या बहुत ही कम मिलता है, जो नॉमिनल होता है। अगर रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो या तो रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं या एक्चुअल पैसा भी डूब जाता है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना, इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन। अब ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड तीसरा इज बॉटम लाइन, ठीक है जी। अब देखो जी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। अब ये तीनों क्या है, तीनों इक्वल साइज के हैं। सी द सर्कल आर ऑल द सर्कल आर ऑफ इक्वल साइज। तो अब ये इक्वल साइज के सर्कल हैं। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक बिजनेस को पीपल की भी ज़रूरत है, एक बिजनेस को प्लैनेट की भी ज़रूरत है और एक बिजनेस को प्रॉफिट की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो इट इज़ द बेसिक फिलॉसफी दैट प्रमोट्स द बिलीफ एंड इवेलुएट्स द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ट्रिपल बॉटम लाइन कहता है कि आपको अपना प्रॉफिट भी अटेन करना है, आपको अपने प्लैनेट का ध्यान भी रखना है और अपनी सोसाइटी की केयर भी करनी है। केयर फॉर पीपल एंड केयर फॉर द प्लैनेट आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सो जो ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों का ध्यान रखता हुआ मिलेगा उसको बोला जाएगा कि उसने TBL को फॉलो किया है और उस कंपनी की रेपुटेशन धीरे धीरे अपने आप ही इंक्रीज होती रहती है। So the equal emphasis on this triple P, that is profit, planet and people, is known as TBL. This idea at the macro level corresponds to the more evolved notions of the development of a country. जब ये तीनों चीज़ें स्टेबल रहेंगी, अब ये जो प्रॉफिट आपने कमाया, ये प्रॉफिट कमा कर देगा कौन, लोग देंगे। क्या लोगों के लिए पैसा ज़रूरी है, बिल्कुल। लोगों को जीने के लिए कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए, तो लोगों को पैसे की भी ज़रूरत है और पैसे को लोगों की ज़रूरत है, यानी कि बिजनेस को लोगों की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। अब लोग पैसे का करेंगे क्या, जिएंगे, ठीक है। अब जीने के लिए और भी बहुत चीज़ें चाहिए होती है। अब अच्छा जीवन जीने के लिए एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल। अब एनवायरनमेंट सुनसान क्या करेगा, एनवायरनमेंट को लोगों की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए एनवायरनमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, टाइम टू टाइम इसकी क्लीनलीनेस होती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे ट्रिपल बॉटम लाइन कहा जाता है। किसी बिजनेस के प्रायोरिटीज़ के अंदर जनरली बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है,
बॉटम लाइन का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। बॉटम लाइन यानी कि फोकस्ड लाइन। अगर मैं एज पर द इंग्लैंड लॉ बोलूँ, इंग्लिश लॉ बोलूँ, बट एज पर द बीसीके बोलूँ तो बोलता है कि बिजनेस में लास्ट में काट पीट के क्या बचा, प्रॉफिट। एक्चुअल में जो बिजनेस ग्रो करेगा वो इससे करेगा, तो मेन एम्फेसाइज्ड फोकस क्या है, प्रॉफिट का है। प्रॉफिट के बाद ही सब कुछ है, ठीक है जी। तो बॉटम लाइन बोलती है कि जी एक बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन ट्रिपल बॉटम लाइन क्या बोलता है, प्रॉफिट भी होना चाहिए, पीपल भी होना चाहिए और प्लैनेट की केयर, यानी कि इन दोनों की भी केयर होनी चाहिए। फिर वहीं पे तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो क्या कहता है, पैसा इस तरीके से कमाओ कि लोगों को नुकसान ना हो, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है। प्लैनेट क्या कहता है, पैसा इस तरीके से कमाओ कि प्लैनेट को नुकसान ना हो, ये वाला पोर्शन हो गया। फिर पीपल इन दोनों से बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वाली चीज़ें हैं, ये आपस में मिलकर आती हैं हमारे पास। तो ये जो मिलकर आ रही हैं ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखनी है, ठीक है जी। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखना चाहती हैं, ठीक है। ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ऐसा है जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब इस पोर्शन से भी निकल कर आता है एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है। अब ये छोटा सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये छोटा सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर तीनों का बेनिफिट है, यानी कि पूरे पूरे सर्कल के अंदर से छोटा सा एरिया ऐसा निकलता है जिसमें तीनों लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि हमारा बिजनेस या फिर हमारी ज़िंदगी इस तरीके से चल रही है कि वो आज हमारे लिए भी है और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी क्या करेगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। सो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन। जब आप सबका ध्यान रखते हो, प्रॉफिट का भी ध्यान रखोगे, पीपल का भी ध्यान रखोगे, प्लैनेट का भी ध्यान रखेंगे। सेम एज आ जाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये क्या है, ब्रॉडर मेजर्स है of the development of a country that includes economic parameters and such as income and non-economic parameters such as social equity and ecological balance। ये क्या बोलता है, हमें इनकम भी चाहिए, हमें सोसाइटी भी चाहिए और हमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी चाहिए। सपोज पैसा है, सोसाइटी है, लेकिन एनवायरनमेंट खराब है। कोविड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। एनवायरनमेंट खराब था, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। तो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में, सोसाइटी बनाने के चक्कर में एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो बैलेंस होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, सोसाइटी भी होनी चाहिए और इकोलॉजिकल बैलेंस भी होना चाहिए। तो तीनों चीज़ों में जब तालमेल होगा, तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो हम सस्टेनेबली डेवलप करेंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी लंबी चलेगी। So it emphasizes simultaneously attention to economic growth, social equity and environmental conservation। तो ये तीनों के ऊपर ध्यान देता है। So it is the macro context of business triple bottom line। Say in this group, तो ये स्मॉलर पॉइंट ऐसा है, ये सर्कल ऐसा है जो तीनों चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, पीपल पे भी, प्लैनेट पे भी, प्रॉफिट पे भी। सो इस पॉइंट को बोला जाएगा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज बॉटम लाइन, अगर इंग्लिश में बात करूँ तो बॉटम लाइन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और द एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। लेकिन मैं बीसीके के लिए बात करूँ, सो बीसीके में क्या बोलता है कि फर्म की जो इनकम आई है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका क्या, ट्रिपल बॉटम लाइन। सो इन सिंपलर वर्ड्स इट इज द सेम थिंग एज द नेट प्रॉफिट फॉर दीज मैटर द मोस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द फर्म। तो नेट प्रॉफिट ही लास्ट में बिजनेस के पास बचता है, तो जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको तो मतलब किससे है, उनको तो मतलब नेट प्रॉफिट से है। सो इन टूडेज कंटेक्स्ट अ परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड। तो बॉटम लाइन बोलती है कि आज अगर मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रही हूँ तो मुझे अच्छे बिजनेस का खिताब नहीं मिलेगा। मुझे अच्छे बिजनेस का खिताब कब मिलेगा, जब मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रही हूँ, सोसाइटी का भी ध्यान रही हूँ और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखूँ, तब जाकर मुझे लोग बोलेंगे कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। So in today's context, a firm's performance is evaluated not on the basis of such an economic performance, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट मैटर नहीं करता alone, but also on the basis of contribution to the community। सोसाइटी को कितना देते हो एंड एनवायरनमेंट को कितना देते हो, ये भी मैटर करता है। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। बॉटम लाइन क्या बोलता है कि प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट किस तरीके से कि कुछ कंट्रीब्यूट हो आपकी कम्युनिटी को, कुछ कंट्रीब्यूट हो एनवायरनमेंट हो, ताकि आप क्या अचीव कर सको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ टर्म टर्न अराउंड।
टर्न अराउंड, मुड़ कर देखो। टर्न अराउंड इज अ टर्म जिसका मतलब होता है मुड़ना या फिर मुड़ो, ठीक है। अब कब मुड़ते हैं हम? अब मुड़ते तो कभी भी हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेसेस के अंदर टर्न अराउंड क्यों यूज हुआ है? अब एक कंपनी है जी जो बड़ी डाउन चल रही है, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, जा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मुड़कर जरूर देखेगी, यानी कि जब उसकी किस्मत पलटेगी, तो वो पॉइंट होगा उसके लिए टर्निंग अराउंड पॉइंट। सो टर्न अराउंड इज द फाइनेंशियल रिकवरी। आप फाइनेंशियल रिकवरी कर रही हो ऑफ अ कंपनी दैट हैज़ बिन परफॉर्मिंग पुअरली परफॉर्मिंग कंपनी जब अच्छी रिकवरिंग करने लगती है, यानी कि पैसा कमाने लगती है, रिवेन्यू अर्न करने लगती है, तो वो क्या करती है? वो टर्न अराउंड करती है। So to effect a turnaround, a company must acknowledge and identify its problem, consider changes in management and develop and implement a problem solving strategy. So आपको टर्न अराउंड करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम से लड़ेंगे कब? जब प्रॉब्लम्स हमें पता होंगी। अब प्रॉब्लम्स पता है, प्रॉब्लम से पता है तो प्रॉब्लम्स को कंसीडर करो, चेंज करो अपनी मैनेजमेंट में, ताकि आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाओ, सॉल्यूशन निकाल पाओ। क्लियर? तो जब ये चीज़ें आप कर लोगे तो आप करोगे टर्न अराउंड। चलिए जी, विज़न हम कर चुके थे। विज़न क्या होता है? एक रोड मैप है, यानी कि वो एक रोड बताता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। एक मैप क्रिएट करके देता है अपनी फाइनेंशियल अपनी उस पोजीशन का जो हमने सोची है, ठीक है। So providing specific about technologies and customer focused geographic product markets to be pursued, the capabilities it plans to develop and the kind of company that management is trying to create. तो हमारा विजन क्या है? हम क्या बनना चाहते हैं? तो वो सब क्या है? वो आपका रोड मैप कहलाएगा विजन, जो हम बनना चाहते हैं। किस तरह से बनेंगे वो कौन बताएगा? वो हमारा मिशन बताएगा, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट इज होल लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, ठीक है जी। अब होल लाइफ इंश्योरेंस क्या कहता है? जब तक जान है, ठीक है जी। होल लाइफ इंश्योरेंस क्या बोलता है कि जब तक जिसका मैंने इंश्योरेंस किया है वो जी रहा है एंड वो प्रीमियम पे कर रहा है, तब तक मैं उसके रिस्क को सिक्योर करके रखूंगा। सो इट इज क्रिएटेड फॉर द होल लाइफ, कंप्लीट लाइफ के लिए बनाया जाता है। सो होल लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, यानी कि पॉलिसी ओनर। इंश्योरर जो इंश्योरेंस करने वाला है एंड द पॉलिसी ओनर या फिर इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया गया है, दैट द इंश्योरर विल पे द सम ऑफ मनी ऑन द ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट मेंशन्ड इन द पॉलिसीज। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराएगा, कैसा खतरा? जो पॉलिसीज में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पैसे देने आऊँगा। कौन आएगा? इंश्योरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसने प्रीमियम लिया है। It's a concept wherein the insurer mitigates the loss caused to the insured on the basis of certain principles. So जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपके लॉस को फुलफिल किया जाता है इन द टर्म ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? चलिए, अब इस होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि आपने कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस कर लिया। अब एक बार आपने होल लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन प्रीमियम नहीं देते, आप प्रीमियम नहीं देते, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो भी लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा। प्रीमियम देते रहोगे, इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा, प्रीमियम देना बंद तो इंश्योरेंस भी बंद, ठीक है। सो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस, कंप्लीट लाइफ के लिए बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक इंसान कितने साल भी जिए तब तक? तो जनरली तो एक इंसान की लाइफ तक होता है, क्योंकि होल लाइफ इंश्योरेंस का है या तो जब तक इंसान है या फिर एट द एज ऑफ 100, ठीक है। जनरली 100 की एज से पहले सबका नंबर आ ही जाता है, तो इसको होल लाइफ इंश्योरेंस हम बोल सकते हैं कि जब तक इंसान जी रहा है तब तक वो होल लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है, ठीक है जी। अब नाउ द नेक्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म मतलब टेन्योर। अब ये कुछ फिक्स टेन्योर के लिए होता है, ठीक है जी। अब फिक्स टेन्योर के लिए होगा तो उसे टर्म इंश्योरेंस बोला जाएगा। सो इट इज़ द इंश्योरेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड विच प्रोवाइड्स फॉर नो डिफरेल to the insured individuals excluding losses during the period. अब क्या बोलता है कि ये बोलता है कि मैं इंश्योर्ड को, यानी कि जिसने मेरे से इंश्योरेंस करवाया है, उसके लॉस को फुलफिल करूँगा। कब फुलफिल करूँगा? से एक बंदा है जिसने इंश्योरेंस लिया 5 साल का, ठीक है। अब इस 5 साल के ड्यूरेशन में, ठीक है, ड्यूरिंग 5 years जो लॉस होगा उसको फुलफिल किया जाएगा। कौन करेगा? इंश्योरर करेगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर 5 years हो गया तो
नो पेमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो फिर इंश्योरर कोई पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपका टर्म इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। सो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन आपका इंश्योरेंस क्या होता है, नल हो जाता है, ठीक है जी। एक्सपायरी के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट एक्सपायरी से पहले अगर लॉसेज होंगे तो वो लॉसेस कौन फुलफिल करेगा, वो लॉसेस आपका इंश्योरर फुलफिल करेगा। और जब तक आपका टर्म इंश्योरेंस वैलिड है, यानी कि जब तक वो एक्सपायर नहीं हुआ तब तक वो एप्लीकेबल है, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरर की मजबूरी है उसे आपको पैसा देना पड़ेगा, इसमें वो धोखाधड़ी नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट्स द कंसेप्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। तो बच्चों यही थे हमारे चैप्टर नंबर 6 की टर्मिनोलॉजीज। टर्म इंश्योरेंस के साथ हमारी सारी टर्मिनोलॉजीज खत्म हो जाती है और चैप्टर नंबर 6 जो है कम्प्लीटली खत्म हो गया। तो आप इस चैप्टर नंबर 6 को बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ना सिर्फ आज ही आपको आगे आने वाले टाइम में, यानी कि जब आप बिजनेस में चले जाओगे तब भी ये टर्मिनोलॉजीज बड़ी हेल्प करेगी। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, बिजनेस में एक ही टर्म बोली जाती है कि दैट दिस इज अ टर्निंग अराउंड पॉइंट। अगर आपको टर्न अराउंड का मतलब नहीं पता तो टर्निंग अराउंड का मतलब कैसे पहचानोगे। तो इस तरह से कभी ना कभी ये टर्म्स आपको बड़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर नंबर 6 को आप लाइन टू लाइन पढ़िए मॉड्यूल के साथ, और स्लाइड्स को अच्छे से देखिए, और तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।